गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे भ्रूणीय विकास। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि जो भ्रूणीय विकास होता है वो कहाँ होता है? माता के गर्भाशय में होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य होता है ना, वो जरायुज होता है, अर्थात वो सीधे के सीधे बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो भ्रूणीय विकास है वो कैसे होता है। अच्छा, भ्रूणीय विकास है क्या? तो हमने बताया था कि जो भ्रूणीय विकास होता है वो माता के गर्भाशय में होता है, पर बच्चे के जन्म लेने के पहले वाली जितनी अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? भ्रूणीय विकास की अवस्था कहलाती है। बच्चे के जन्म लेने से पहले की जितनी भी जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? भ्रूणीय विकास के अंतर्गत आती हैं। तो भ्रूणीय विकास में कौन कौन सी स्टेज होती है, क्या क्या होता है, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो हमने लिखा है भ्रूणीय परिवर्धन की प्रावस्थाएं क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं विदलन को। ठीक है, तो बच्चों विदलन क्या है? युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले सब सूत्री विभाजनों को क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। ठीक है, युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री विभाजन को हम लोग विदलन कहते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन से होता क्या है? समसूत्री विभाजन से होता क्या है? कोशिका की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती। देखते हैं ना, यहाँ पे पहले 2 थी, अब 4 है, 4 के बाद 16 है। तो समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, विदलन के बाद इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। जी हाँ, पहले देखो बड़ा मैंने बनाया था, ये देखिए बड़ा है, अब क्या हुआ? छोटा हुआ, इसमें और भी छोटा हुआ। बिल्कुल सही। तो विदलन के बाद इनका आकार क्या होता है? छोटा होता जाता है। और विदलन द्वारा बनी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो विदलन के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब हैं ब्लास्टोमियर्स हैं। ओके, ठीक है, अब देखते हैं। तो विदलन के प्रथम विभाजन में युग्मनज क्या होता है? 2 ब्लास्टोमियर्स में बदल जाता है। ये माना कि क्या है? ये युग्मनज है। ठीक है, अब क्या होगा? इसमें प्रथम समसूत्री विभाजन होगा। जैसे ये युग्मनज है तो इसमें क्या हुआ? प्रथम समसूत्री विभाजन हुआ। तो ये क्या हुआ? प्रथम जब समसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें क्या हुई? 2 ब्लास्टोमियर्स बने। ठीक है, 2 ब्लास्टोमियर्स बने। ठीक, उसके बाद पुनः फिर क्या हुआ? फिर समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुआ? ब्लास्टोमियर्स की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 हो गई। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या होता रहेगा? समसूत्री विभाजन होता रहेगा और ब्लास्टोमियर्स क्या होंगे? बनते रहेंगे। और उनकी जो संरचना है वो कैसी होगी? वो छोटी होगी। ठीक है, वो कैसी होगी? छोटी होगी, क्योंकि अभी हमने बताया कि हर विदलन के बाद इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता जाता है। ओके, अब क्या होगा? ऐसे ही ये प्रक्रिया क्या होगी? चलती रहेगी। जब क्या होगा? जब 16 कोशिकाएं बन जाएंगी। कितनी? 16 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये क्या कहलाएगी? ये संरचना ये कहलाएगी मारुला कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोरुला। ठीक है, क्या कहलाएगी? मोरुला कहलाएगी। जब ब्लास्टोमियर्स की संख्या कितनी होगी? 16 हो जाएंगी तो ये क्या कहलाएगा? मारुला कहलाएगा। यहाँ पे क्या होता है? ये विदलन का प्रथम स्टेज था जिसमें कितनी बनी? 2 बनी। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज है, इसमें कितनी कोशिकाएं बनी? 4 बनी। अब इसी तरीके से क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता जाएगा और जब क्या होगी? कोशिकाएं 16 हो जाएंगी तब उसे क्या कहेंगे? मारुला स्टेज बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं मारुला है क्या या मोरुला बोलते हैं इसे। मोरुला है क्या? ठीक है, मोरुला कैसे बनता है? ठीक, देखो बच्चों, मोरुला 16 कोशिकाओं की बनी ठोस रचना होती है। अब अगर कोई पूछता है मोरुला क्या है तो हम उसे बोलेंगे कि मोरुला जो होता है ना वो 16 कोशिकाओं की बनी ठोस रचना होती है।
क्या मोरुला क्या है? मोरुला 16 कोशिकाओं की बनी ठोस रचना होती है। ठीक है, निषेचन के 3 या 4 दिन में, ठीक है, निषेचन होने के 3 या 4 दिन के बाद क्या होता है? इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है। ठीक है, निषेचन हुआ, निषेचन के 3 या 4 दिन में क्या होता है? इसका निर्माण, मोरुला का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? मोरुला निषेचन के, समझिएगा पहली लाइन जो है, फिर से एक बार देखिए, मोरुला जो है 16 कोशिकाओं की जटिल संरचना होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब क्या है? मोरुला का निर्माण कब होता है? तो मोरुला का निर्माण 3 से 4 दिन में हो जाता है। चलो ठीक है, 3 से 4 दिन में हो गया। अब क्या होगा? जब 3 से 4 दिन में हो गया क्या मोरुला का निर्माण, उसके बाद क्या होगा? मोरुला निषेचन के 4 से 6 दिन बाद गर्भाशय में पहुंच जाता है। मतलब इसके बाद 3-4 दिन के बाद तो मोरुला बना। अब मोरुला के बाद जो क्या होगा? 4 से 6 दिन बाद क्या होगा? ये जो मोरुला था वो कहाँ पहुंच जाएगा? गर्भाशय में पहुंच जाएगा। अच्छे ये सब चीजें कहाँ? ये जो हुआ था आपका, जहाँ पे नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिला, तो कहाँ मिला था? अंडवाहिनी में मिला था। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आई कि मोरुला क्या है? तो बेटा मैंने बताया मोरुला जो होती है 16 कोशिकाओं की बनी एक जटिल संरचना होती है, जो निषेचन के 3 या 4 दिन के बाद क्या होती है? बन जाती है। और निषेचन के बाद कम से कम 5 से 6 दिन के बाद क्या होता है? ये गर्भाशय में मोरुला क्या होता है? पहुंच जाता है। ठीक बच्चों, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट क्या है। ठीक है बेटा, मैंने बताया था कि जो मोरुला होता है, ठीक है, वो क्या है? उसमें वो कैसी संरचना है? हमने बताया था मोरुला जो होती है उसमें 16 कोशिकाएं होती हैं, वो भी काफी जटिल संरचना होती है। निषेचन के हमने बताया था कि 3 से 4 दिन में उनका क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमने पहले आपको बताई थी। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट क्या है। ठीक है बेटा, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है? हमने जाना था कि मोरुला का क्या हो गया था? निर्माण हो चुका था। अब मोरुला निषेचन के कितने दिन बाद बेटा? 4 से 6 दिन बाद क्या करेगा? महिलाओं में पाई जाने वाली फैलोपिन नलिका में, कहाँ? महिलाओं में पाई जाने वाली फैलोपिन नलिका से क्या करेगा? होकर गुजरेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? गर्भाशय में पहुंच जाएगा। ठीक है, मोरुला क्या करेगा? निषेचन के 4 से 6 दिन बाद क्या करेगा? फैलोपिन नलिका से होकर क्या करेगा? गुजरेगा और गुजरने के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा? गर्भाशय में पहुंच जाएगा। ठीक है, गर्भाशय में पहुंच जाएगा। ठीक, अब पहुंच गया। ठीक, गर्भाशय में क्या हुआ? मोरुला पहुंच गया। अब जब वो वहां पे पहुंचा तो हुआ क्या? वहां पर कुछ गर्भाशयी ग्रंथियां पाई गई। क्या हुआ? जब मोरुला गर्भाशय में पहुंच गया फैलोपियन नलिका के द्वारा, तो वहां पर क्या हुआ? कुछ गर्भाशयी ग्रंथियां पाई गई। ठीक है, अब ग्रंथियों से क्या होगा? कुछ ना कुछ स्रावित होगा। ठीक है, तो उनसे कुछ ना कुछ हार्मोन स्रावित होंगे, या उसके लिए मोरुला के लिए कुछ पोषक तत्व क्या होंगे? स्रावित होंगे। ठीक, तो मोरुला क्या करेगा? उन्हीं पोषक तत्वों में क्या करेगा? डूबा रहेगा या तैरता रहेगा। ठीक, अब मोरुला क्या करेगा? वहां से नियर अबाउट कम से कम 4-5 दिन रहेगा। 4-5 दिन क्या? 3 दिन तक रहेगा। ठीक है, 3 दिन तक वहां पर क्या करेगा? उसी स्राव में क्या करेगा? डूबता रहेगा, तैरता रहेगा और वहां से क्या प्राप्त करेगा? पोषण प्राप्त करेगा। ठीक है, अब पोषण को क्या करेगा? अवशोषित करेगा या वहां से प्राप्त करेगा। फिर क्या करेगा? वो फिर
फिर समसूत्री विभाजन करेगा। क्या करेगा? फिर वो समसूत्री विभाजन करेगा। अच्छा, अब समसूत्री विभाजन करेगा तो होगा क्या? सब जानते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि होगी। ठीक है, अब इनकी संख्याओं में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। चलिए ठीक है, अब जो मोरुला की जो बाह्य लेयर होती है ना, उसे हम लोग या जो है कि ये क्या है, इसमें क्या होगी? इसकी आउटर मास होगा और ये क्या होगा? ये इनर मास होगा। तो आउटर मास या से 2 माह तक ये क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। ठीक बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना? आज हम लोगों ने पढ़ा कि मोरुला क्या है, ठीक है, मोरुला कैसे बनता है ना, और विदलन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ब्लास्टोसिस्ट के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि भ्रूणीय परिवर्धन में रोपण का क्या महत्व है। ठीक है, कि आखिरकार रोपण है क्या। ठीक है, तो हम लोग रोपण के बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग रोपण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।